कॉल किया पार्सल वाले को। पार्सल वाला किसी और दूसरी लोकेशन पे लेके चला गया उसको। आया ही नहीं मेरा पार्सल तो आज। कोई बात नहीं, मम्मी आलू मटर की सब्जी बना रही है, मेरी फेवरेट है। तो मैं खुश हूँ। बाय, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। Stay tuned. Thank you so much for watching.
फेकला गेलेला आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे त्यांना मुंबईत आणण्यासाठी या योजना पैसे मुलाच्या खात्यावरती डिपॉझिट झालेली. या माझ्या लाडक्या बहिणीला खूप खूप धन्यवाद देतो मी. त्या लाडक्या बहिणीचं अभिनंदन करतो की त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या खात्यात आलेले पैसे प्रामाणिकपणे परत केले. खरं म्हणजे अशा लाडक्या बहिणी ना आम्ही लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या आशीर्वादाने हे सरकार आमचं आलेलं आहे. त्यामुळे त्या लाडक्या बहिणीला देखील धन्यवाद. विरोधकांना टीका करण्याशिवाय दुसरं काम आहे का? लाडकी बहीण योजना जेव्हा सुरू करत होतो तेव्हाही टीका केली. पैसे मिळणार नाहीत, फक्त हे चुनावी जुमला आहे. अरे 5 इन्स्टॉलमेंट दिले, 6वा इन्स्टॉलमेंट पण आमचा दिला. आता याच्यामध्ये कोर्टात गेले, बंद पाडण्यासाठी कोर्टाने त्यांना फटकारलं. बरोबर. आता सुरुवातीपासून विरोध करतात.
आणि म्हणून मी सांगितलं होतं माझ्या लाडक्या बहिणींना, या सावत्र आणि दुष्ट भावांना त्यांची जागा दाखवा. आणि त्यांची जागा त्यांना दाखवली. ते विरोधक चारी मुंड्याची झाले आणि आता परत म्हणतात की याची एवढं मी आपल्याला सांगतो, पात्र लाडकी बहीण, पात्र लाडकी बहीण या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, बिलकुल राहणार नाही. हा पूर्णपणे तो त्या लाडक्या बहिणींना मी शब्द देऊ इच्छितो. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, देश को आगे बढ़ाने का, देश को विकसित करने का, विकसित भारत 2047 और इसलिए ये हमारे महाराष्ट्र की भी प्रगति होनी चाहिए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी देवेंद्र जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। 100 दिन का जो विजन है, ये 100 दिन में सरकार के हर विभाग का रिव्यू लिया जा रहा है और उसमें हर विभाग में एक स्पर्धा लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। 100 दिन में हम क्या क्या करेंगे, लोकाभिमुख कार्यक्रम हर विभाग करेगा ताकि ये आम लोगों का सरकार है, ये
सर्व सामान्य जनता का सरकार है, इसलिए 100 दिनों में भी हमारी सरकार की ओर से हमारे लोगों को, जनता को बहुत बड़ा दिलासा, राहत मिलनी चाहिए। बड़े निर्णय लेने चाहिए। इसलिए हर विभाग की बैठक हो रही है और इसमें बहुत अच्छा आउटकम आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लोगों के फायदे का रिजल्ट आएगा। मेट्रो शुरू हो जाएगी, मेट्रो 3। बीकेसी से अत्रे चौक वर्ली, वर्ली से कुलाबा, मॅन्डेट लोकांनी दिल्यानंतर जबाबदारी आमची आणखी वाढली आणि म्हणूनच मुख्यमंत्री मोदयांच्या अध्यक्षतेखाली 100 दिवसाचं विजन आम्ही काय असेल ते लोकांसमोर मांडतो आणि निर्णय घेतो। त्यामुळे सर्वच विभागांचा आढावा इथं होतोय आणि याच्यामधून एक विभागामध्ये देखील एक स्पर्धात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। सगळ्यांना वाटतं की 100 दिवसात आम्ही काय ना काय लोकांसाठी केलं पाहिजे आणि म्हणून नगर विकास विभागाची देखील आज होती, गृहनिर्माण विभाग होता, MMRD होती, महिला बाल कल्याण होता आणि असे सर्वच विभाग होते। तर नगर विकासच्या माध्यमातून देखील जे शहरांचे DP पेंडिंग आहेत ते डेव्हलपमेंट प्लॅन ते तात्काळ निर्णय घेण्याचा त्याच्यामध्ये चर्चा झाली। MMRDच्या माध्यमातून
माध्यमातून देखील ठाणे बोरिवली जो टनेल होतोय त्याला देखील लवकर मार्गी लावण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर मुंबईकडे पॉट टॅक्सी जी आहे ड्रायव्हरलेस त्याच्यावर देखील चर्चा झाली आणि मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे जो आहे त्याच्यावरची वाहतूक कोंडी कमी कशी करता येईल आणि त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजे यावर देखील चर्चा झाली आणि एकंदरीत संपूर्ण विभागांच्या माध्यमातून काल आपण पाहिलं की परवडणारी घरं परवडणाऱ्या भाड्याची घरं सिनियर सिटीजनसाठी घरं वर्किंग महिलांसाठी घरं काम करणाऱ्या महिला ज्या वर्किंग विमन आहेत त्यांच्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी गिरणी कामगारांसाठी अशा पोलिसांसाठी अशा सगळ्याच याच्यावर चर्चा आपण या ठिकाणी करतोय आणि शीला को काम करना बहुत अच्छा लगता था और यही वजह थी कि वे कभी भी बीबी जी का घर नहीं छोड़ सकी थी क्योंकि उसे वहां से बहुत ही प्यार और सम्मान मिल रहा था। जब बीबी जी के बेटे की शादी हुई उस समय वे बहुत ज्यादा खुश हुई और बारात में खुलकर डांस भी किया था। नई बहू के आने पर शीला ने खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया था। उसे जो भी सामान चाहिए होता था वह तुरंत लाकर देती थी और कभी भी नई बहू को शिकायत का मौका नहीं देती थी। हालांकि बीबी जी को कभी भी शीला का इतना ध्यान रखना बुरा नहीं लगता था।
लेकिन हमेशा वो कहा करती थी कि शीला तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अब नई बहू नई नहीं रही, उसकी शादी को भी लगभग 3 साल हो चुके थे। इस बीच शीला ने पूरी कोशिश की थी कि जो प्यार और सम्मान बीवी जी ने उसे दिया था वही वह उस नई बहू को लौटा सके। लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जब बीवी जी रात को सोने गई तो सुबह उनकी आंखें ही नहीं खुली और पता चला कि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। अब शीला का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि शीला ने बचपन से लेकर जवानी तक बीवी जी के अलावा किसी और के साथ अपना समय नहीं बिताया था। शीला ने जो भी काम सीखा था सब कुछ उन्होंने ही तो सिखाया था, और इतनी जल्दी बीवी जी शीला को छोड़कर चली जाएंगी वह समझ नहीं पा रही थी। अंतिम यात्रा में शीला ने भी फूट कर बीवी जी को याद किया, लेकिन बहू सुकैया ने यह बोलते हुए शीला को पीछे कर दिया कि बहू मैं हूँ, तुम नहीं जो इतने आंसू बहा रही हो। जाने वाला तो जाएगा ही, तुम क्यों परेशान हो रही हो। पहले तो शीला को समझ में नहीं आया कि आखिर बहू कहना क्या चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि अब समय बदल चुका है। जिस घर में सालों से शीला ने काम किया था वहाँ काम छोड़ना अब उसे गवारा नहीं लग रहा था। ऐसे में बहू ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वैसे तो शीला भी अब 45 पार हो चुकी थी, फिर भी वे हर काम दौड़ कर करती थी जैसे 20 साल की हो। अब शीला का बेटा भी बड़ा हो गया था और उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, और इसीलिए वे बहू के पास जाकर कहती हैं मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप दे सकती हैं। अगर बीवी जी होती तो मैं उनसे ले लेती, लेकिन अब वे तो हमारे बीच नहीं रही। बहू देखो, मैं तुम्हारी बीवी जी नहीं हूँ जो तुम पर पैसे लुटाती रहूं। और एक बात याद रखना, तुम्हारी सैलरी के अलावा तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। पहले तो शीला को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि वही बहू है जिसे उसने सिर आंखों पर बैठाया था और इतनी इज्जत की थी। जब उसे जरूरत आन पड़ी है तो वे उसे ऐसा जवाब दे रही हैं। बुझा हुआ मन लेकर शीला वहां से चली जाती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अब तो वे बात भी नहीं करती और बार बार बीबी जी को याद करके
रोने लगती हैं। एक दिन बहू आकर शीला से कहती है, शाम को मेरे 3-4 सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं। तुम आज दोपहर को घर मत जाना और उनके लिए कुछ स्वादिष्ट सा पकवान बना देना। मैं तो बहुत बिजी रहूंगी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। शीला, लेकिन मुझे तो आज जल्दी घर जाना था। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बहू, यह सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम तो घर की नौकरानी हो और चली जन्मदिन मनाने। जो काम मैं कह रही हूँ पहले उसे सुनो। नौकरानी शब्द सुनते ही शीला के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि कभी भी उसे इस घर में नौकरानी का एहसास हुआ ही नहीं। वह तो हमेशा उस घर को अपना समझती रही, लेकिन यह दिन भी देखना पड़ेगा। उसने सोचा नहीं था, अब वे समझ चुकी थी कि यह घर उसकी बीवी जी का नहीं, बल्कि उनकी बहू का हो चुका है। और वे चुपचाप जाकर पकवान बनाने की तैयारी करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में शीला के पास उसके बेटे का फोन आ जाता है और वे कहता है, माँ, अब तक तुम नहीं हो। आपने तो कहा था ना कि आप मेरे दोस्तों के लिए समोसे और कचौरी बना देंगी। मेरे दोस्त तो बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन आप ही नहीं आ रही हैं। उदास होते हुए शीला, बेटा, जो चावल का डब्बा है ना, उसके अंदर मैंने 500 रखे हैं। तू जाकर उससे समोसा और कचौरी खरीद कर अपने दोस्तों को खिला दे। मुझे आने में देर हो जाएगी बेटा, लेकिन माँ बोलो तो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें कैसे बाजार से लाकर खिला सकता हूँ। शीला ना चाहते हुए भी अपने बेटे को मना कर देती हैं, क्योंकि आज वे बहू के लिए तरह तरह के पकवान बना रही हैं, जो उसकी सहेलियों को पसंद आ सके। काम करते करते वह इतनी थक चुकी हैं कि घर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। जब घड़ी की ओर देखती हैं तो रात के 11 बजे बज रहे थे और वे अपने बच्चे के मासूम चेहरे को याद करके कहती हैं, बेचारा अब तक तो सो भी गया होगा। पिछले बार बीवी जी ने उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए थे। कितना खुश हो गया था वे देख कर। अब मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? खैर, वे दिन तो निकल जाता है, लेकिन एक ऐसा दिन भी आता है जब बीबी जी की बहू को शीला की कदर होने लगती है। दरअसल एक दिन की बात है, जब शीला घर में काम निपटा रही थी
उसी समय अचानक बहू बेहोश होकर गिर जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। इस बात से शीला बहुत खुश होती है और बार बार बहू का ध्यान रखते हुए कहती हैं, अगर आप बीवी जी हमारे बीच होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि आपने वह खुशी दी है जिसकी तमन्ना वह सालों से कर रही थी। शीला दिन रात बहू की सेवा करने में लगी रहती, लेकिन बहू को तो इस बात की फिक्र ही नहीं थी और वह अपने मजे से रहने लगती। एक दिन जब शीला सुबह सुबह घर आती है तब घंटी बार बार बजाने के बाद ही दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे में वे फोन लगाने लगती हैं, लेकिन बहू फोन नहीं उठाती। बीबी जी का बेटा भी आज दूसरे शहर गया हुआ है, क्योंकि उसे जरूरी मीटिंग करना है। बार बार वे बाहर से ही आवाज लगा रही थी, लेकिन बहू को तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वे अंदर बेहोश हो चुकी थी। जैसे तैसे शीला ने खिड़की के द्वारा अंदर पैर रखा और जल्दी से कमरे में जाकर देखा तो बहू जमीन पर पड़ी हुई थी और उसे होश भी नहीं था। उसी समय शीला को याद आता है कि एक बार बीवी जी ने उससे कहा था कि हर इंसान को 1-2 मोबाइल नंबर जरूर याद होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे मदद कर सके। ऐसे में बीवी जी ने ही शीला को हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस और खुद का नंबर याद करवा दिया था। अब जल्दी से ही शीला ने एम्बुलेंस को फोन करके घर बुला लिया और वे बहू को लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर, अगर आपने 10 मिनट की देर किया होता तो इनके साथ साथ इनके बच्चे की जान को भी खतरा होता। आप जल्दी से ऑपरेशन की फीस जमा कर दीजिए, हम तैयारी शुरू करते हैं, वरना माँ और बच्चे दोनों को ही नुकसान हो जाएगा। शीला को ऐसे में ज्यादा को समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हॉस्पिटल में जमा कर सके। इतने में उसने जल्दी से ही अपने कान में पहने हुए ईयररिंग्स को उतार कर डॉक्टर के हाथ में थमा दिया और उसने कहा, यह सोने के हैं, मेरी नानी ने मुझे दिया था। आज तक यह मुझे अपने नानी की याद दिलाता है, लेकिन आज जब बीवी जी के घर की इज्जत का सवाल है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। आप इसको अपने पास रख लीजिए और बहू का इलाज शुरू कर दीजिए। मैं इनके पति को
Hi guys, welcome to GG Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம கிளியூர் ஃபால்ஸுங்கிற ஒரு ஃபால்ஸ் தான் ஏற்காட்டில். The falls ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. ஆனா இது போற வழியில ரொம்ப கஷ்டப்படணும். ஏன்னா இந்த படி இருக்கே, படி அப்பப்பா மொத்த 200 படிங்களா. இறங்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏறும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோங்கன்னா, ஆனா அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆனோடனே ஒரு பீஸ் கிடைச்சது. அழகான இயற்கையில் அந்த தண்ணி வர்றது அவ்வளோ அழகா இருந்துச்சு. அருவிதான் நல்லா இருந்துச்சு, அழகா இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், பெருசா இல்லை சொல்றதுக்கு. அப்படியே அங்கிருந்து நாங்க அப்படியே ஸ்விம்மிங் பூல்
ఉంటూ இதுக்கு சார்ஜ் பண்றாங்க. அடல்ட்ஸ்க்கு ₹30. சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ₹15. ஒரு நார்மலான பார்க்கு. அப்புறம் மேல கொஞ்சம் இருந்துச்சுங்க. அந்த எப்படி பட்டு தயாரிக்கிறாங்க, எப்படி துணி நெய்யறாங்க, அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு நாங்க அப்படியே ரோஸ் கார்டன் ஒன்றும் பெருசா இல்லைங்க. ரோஸ் கார்டன்லயும் இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்க போனது ஆஃப் சீசன்ல. உள்ள என்ட்ரி ஆனோடனே அந்த கிறிஸ்மஸ் ஈவென்ட்னால அங்க கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ, சிலையெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. சும்மா அதை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். ஒன்றும் பெருசா இல்லைங்க.
purpose gulpanina aprodiyantaya udhanandari bona foto sections lavitirnanya instant photos memory
super asmar diamond serem bolanya చిన్న ప్లేడియంచి children's jalier like share comment. Thank you. नमस्कार साथियों,
मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर आज अंतर्राज्यीय बस अड्डे से के साथ स्थित मरघट वाले बाबा के मंदिर में पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना वेतन दिए जाने का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है। और उस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये लिखा गया है कि उनकी सरकार आने पर सरकार पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह देगी। अरविंद केजरीवाल जब ये वायदा कर रहे हैं उस समय दिल्ली के इमाम अपने 18 मासों के वेतन को लेने के लिए उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन उनके समर्थन में उतरकर ये कार्रवाई कर रही है। इमामों का कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, वादा खिलाफी करते हैं और हमारा वोट पाने के लिए वो सभी चला रहे हैं। इसके विपरीत भाजपा ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं और वो चुनावी
हिंदू हैं, यानी चुनाव के समय ही वो हिंदू बनते हैं। और उनका जो ये स्कीम है ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की, ये सरासर धोखा और हिंदुओं के लिए अन्याय है। मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं कुछ न कुछ वादा खिलाफी तो करते रहे हैं हमेशा। वो जब 2013 में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी और उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था दिल्ली का, उस समय उन्होंने शीला दीक्षित जी को लेकर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस समर्थन ना दूंगा ना लूंगा किसी सूरत में। और मैदान देखिए 2013 में हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जब उनको बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस समर्थन सरकार बना ली। ये साफ था कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल झूठे हैं और उनकी नियत में ही फर्क है, उनकी कथनी और करने में अंतर है। ऐसे ही उन्होंने ईमानदारी को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि मैं ना बड़े बंगले में रहूंगा, ना मैं बड़ी गाड़ी में चलूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं कोई अच्छे कपड़े पहनूंगा। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। सफेद कपड़े पहनूंगा। उन्होंने जो है
मुख्यमंत्री बनते ही सारी वर्जनाएं तोड़ दी। अपनी नीले रंग की वैगनआर कार को तिलानी ले देते हुए सरकारी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे। और सिविल लाइंस के मुख्यमंत्री आवास में बस गए जाके। और जिस तरीके से उन्होंने उसको पूरा तोड़कर 55 करोड़ रुपए की लागत से नए सिरे से बनाया। और उसके अंदर जो उन्होंने डेकोरेशन और इंटीरियर किया वो अपने आप में एक मिसाल और अपने आप में एक अनहोनी घटना थी कि जिस मुख्यमंत्री आवास को किसी मुख्यमंत्री को अलॉट किया जाएगा, उस मुख्यमंत्री आवास में 55 करोड़ रुपए लगाने की क्या तुक है। लेकिन मुझे लगता है कि उस 55 करोड़ रुपए लगाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि 55 करोड़ रुपए का आप 5,000 गज की कोठी में, जिसका मतलब पूरा क्षेत्रफल 5,000 गज हो, उसमें और लगभग 1,500 गज जंग एरिया बना हुआ हो, उसमें 55 करोड़ रुपए लागत नहीं आ सकती। आप कितना ही उसके अंदर कीम खाप की चीजें लगा लें, नहीं आ सकती। अरविंद केजरीवाल पैथोलॉजिकल लायर है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और वही काम वो अभी भी कर रहे हैं। शराब नीति जो उन्होंने बनाई थी, जिसको कहते हैं कि मेरे पास एक चवन्नी भी रिकवर नहीं हुई है, उन्होंने इस कदर उसको ईमानदारी का जामा पहनाने का प्रयास किया
कि उस पॉलिसी के अंदर कहीं भी ये सबूत न मिल पाए उनको कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन एक घोटाला वो करना भूल गए कि उनके जो डीलर्स बनाए गए थे उनके द्वारा उन्होंने एक बोतल पर एक बोतल शराब मुफ्त देनी शुरू कर दी ताकि उनकी बिक्री बढ़े। इसमें कोई शक भी नहीं है कि दिल्ली के आसपास सारे एनसीआर के क्षेत्र की अन्य राज्यों की बिक्री बिल्कुल खत्म हो गई थी और दिल्ली से अवैध शराब उन राज्यों में आने लगी थी क्योंकि वहाँ एक बोतल पर एक बोतल फ्री मिल रही थी। साथियों, इन सब घटनाओं के बाद कोई आदमी, आम आदमी कैसे एहसास नहीं करेगा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मौके का फायदा उठाना जानते हैं। आज वो हिंदुओं को, हिंदू पुजारियों को और सिख ग्रंथियों को वेतन देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तब नहीं सोचा था जब वो लगातार 10 वर्षों से इमामों को वेतन देते आ रहे थे और 18 माह से वो भी नहीं दे रहे हैं। या पंजाब के अंदर जो उन्होंने शिक्षकों को वायदे किए थे उनको रेगुलराइज करने के, नियमित करने के, उनको तनख्वाह देने के, सरकारी तनख्वाह देने के, उन्होंने उस पर कोई भी कार्य नहीं किया, कोई अमल नहीं किया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब किसी राजनेता के अंदर कैसे हो सकता है, जरा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।